हम अपनी कॉटन उगा के पैसे नहीं कमा पा रहे तो हमारा सिस्टम खराब है। हमारी पिछली जो तमाम हुकूमतें थी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, काफ लीग की, मुशर्रफ दौर की, इन जालिमों ने तकरीबन जितने पावर प्लांट्स लगाए हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाए हैं। अब वक्त ये आ गया है कि हम अपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोचें कि बच्चा मैट्रिक कर लेता है और उसको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। पाकिस्तान के अंदर तालिब इल्मों को, यंगस्टर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तालीम दें। आप जो नई फील्ड्स आ रही हैं उसके अंदर बच्चों को अभी से ट्रेन करें। बिल्कुल ठीक है। वो बच्चे आज ट्रेन होंगे तो 3-4 साल बाद जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रेवोल्यूशन आएगा तो अब यकीन कीजिए आप लोग फुली इक्विप होंगे और हमने जो मुल्क 30 साल लगा के बेहतर करना है ना, वो हम 10 सालों में बेहतर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स एक दफ़ा फिर आपके साथ, और आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी। अब्दुर्रहमान रिसर्चर हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ है और आजकल इंडिपेंडेंटली अपना यूट्यूब ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो काम था, जो मैंने देखा, वो था रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। जो उनकी रिसर्च थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि ये जो भी चीज़ उठा के लेके आते थे अपने किसी प्रोग्राम के अंदर। मैं बता देता हूँ, आफ्ताब इकबाल के साथ जिन्होंने बड़ा काम किया है, उनके लिए सारी रिसर्चिंग ये करते रहे हैं। तो इनकी रिसर्चेज़ को सुनकर हमेशा मेरा कोशिश होती है इनसे किसी दिन बात हो। अब मैं आज इनको इनवाइट भी करने जा रहा हूँ कि ये वहाँ पे हमारे नूर प्रोजेक्ट पर आएँ, देखें कि हम क्या कर रहे हैं और उसमें क्या मज़ीद बेहतरियाँ ला सकते हैं। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाइस आप टू हैव यू। सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं। तकरीबन 7-8 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अच्छा, मुझे सबसे पहले हम बात यहीं से शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सपर्टी है रिसोर्सेज़ ऑफ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के रिसोर्सेज़ मौजूद हैं और आप उस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। हम नीचे क्यों जाते जा रहे हैं इकॉनमी जो हमारी नीचे क्यों जा रही है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का ना होना है। हुँ, अगर हर 3 साल बाद हुकूमत बदल जाएगी या उसके बड़े बदल दिए जाएंगे तो पॉलिसीज़ डीरेल हो जाती हैं। हुँ, आप किसी हुकूमत का नाम भी ले लें आप, हुँ, या हुकूमत को अगर ये भी फ़ील होगा कि मैं आज हूँ और कल नहीं हूँ, हुँ, तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, एक किस्म की डिक्टेटरशिप है वहाँ पर। हुँ, लेकिन चूँकि पॉलिसीज़ का तसलसल है, तो आज उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे ढाई गुना ज़्यादा हो गई हैं। ट्रू। ठीक है जी? वो बुरी थी, अच्छी थी, उन्होंने मार खा के सिस्टम को बेहतर किया। हमारे यहाँ एक हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है, अगली ज़िद में आकर उसको बिल्कुल चेंज कर देती है। ऐसा ही है। तो इसी साइकिल से हम निकल नहीं पा रहे। हुँ, और रिसोर्सेज़ का हाल ये है कि आप बांग्लादेश से कुछ 100 गुना अमीर मुल्क हैं। अल्लाह अकबर! गोल्ड में आप लगा लें, आप कोयले में लगा लें, आप गैस में लगा लें, आप एग्रीकल्चर में लगा लें। हुँ, मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी कॉटन की ज़रूरत होती है, हुँ, हम फ़िलहाल बुरे हालात में भी अपनी ज़रूरत की 50, 60, 70% कॉटन खुद प्रोड्यूस करते हैं। आप गेस करें बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की कितनी कॉटन प्रोड्यूस करता होगा? 10%? 2%। ओह माय गॉड! वो 2% प्रोड्यूस करके भी हमसे 3 गुना ज़्यादा अगर कॉटन से रिलेटेड अपैरल और गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हुँ, कैसे कर रहा है? इंपोर्ट करता है। हुँ, जब वो इंपोर्ट करता है उसके पैसे लगते हैं, डॉलर्स लगते ऐसे हैं। ही है। अगर वो इंपोर्ट करके उसको वैल्यू ऐड करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है और हम अपनी कॉटन उगा के पैसे नहीं कमा पा रहे, तो हमारा सिस्टम खराब है। ये मैं आपको बहुत छोटी-सी मिसाल दी। इसी तरह उनके मसाइल हमसे, वहाँ पर मानसून का बहुत बड़ा मसला है, सैलाब वहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू है, जो हुँ, हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ पर हर दूसरे साल सैलाब एक किस्म का आया होता है। हुँ, तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया के ममालिक के इश्यूज़ हमसे कई गुना बड़े हैं। हुँ, हमारा अलमिया ये है कि हमारे बड़े आपस में गुत्थम-गुत्था रहते हैं हुँ, और कोई स्टेबिलिटी का नाम नहीं होता। कोई अच्छा काम शुरू किया हुआ बंद कर दिया जाता है और फिर अगला अच्छा काम शुरू होने से रोका जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ जब तक ये सेटल नहीं होगी इस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, हम इसको तो ठीक नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं अब्दुर्रहमान, में क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सुना हुआ है, आप लोगों को ये बताएँ कि कौन-कौन से बड़े रिसोर्सेज़ पाकिस्तान के अंदर हैं? जैसे कोल का मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने ये कहा था कि डॉक्टर समर मुबारकबंद, उन्होंने कहा कि ₹2 की बिजली ₹2 पर यूनिट पे वो पैदा कर सकते हैं। ये बात ठीक है? एक्चुअली उस चीज़ को वो ना
किसी हद तक प्रूफ नहीं कर सके। उसकी रीज़न क्या है कि बिजली की शायद कॉस्ट, जो उसकी फ्यूल कॉस्ट है, वो तो शायद 4-5 रुपए आती है लोकल कॉस्ट से, लेकिन उसका जो सेटअप लगता है वो अच्छा खासा महंगा लगता है। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास उसके पैसे नहीं है। हम जब इंटरनेशनल कंपनी से वो पावर प्लांट लगाते हैं तो उसकी कीमत को 24-25 रुपए हो जाती है। चलिए 24-25 रुपए भी हमें बारे में है, क्यों? हमारे यहाँ एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट वो 30-32 रुपए हो गई है। रीज़न क्या है? हमारी पिछली जो तमाम हुकूमतें थी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, काफ लीग की, मुशर्रफ दौर की, इन जालिमों ने तकरीबन जितने पावर प्लांट्स लगाए हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाए हैं। पहले इंपोर्टेड तेल या फर्नेस ऑयल पे लगाते थे, फिर गैस पर, एलएनजी पे लगाए गए, उसके बाद इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगे। हम यही कहते हैं कि नून लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग खत्म की, इसमें दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस बिजली की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो गरीब तो क्या, मुतवसत तबके के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब जो 3 बड़े पावर प्लांट नून लीग ने अपने साबका टेन्योर में लगाए, एक साहिवाल में, 2 कराची के अंदर लगे हुए हैं। अब ये 3960 मेगावाट के 3 पावर प्लांट्स 30% कैपेसिटी पे भी नहीं चलते। क्यों? इनके लिए इंपोर्टेड कोयला चाहिए और इंपोर्टेड कोयला इंपोर्ट करने के पैसे हमारे पास नहीं है। तो हम अपने वाला कोयला क्यों नहीं डाल सकते? सर उसकी स्पेसिफिकेशन फर्क है। अच्छा। वो जरा हायर ग्रेड के कोयले के डिजाइन हुए हैं, हमारा मीडियम या थोड़ा सा कम दर्जे का कोयला है। जो थर्मे कोयले के पावर प्लांट लगे हैं बड़ी अच्छी बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो डिजाइन ही इस क्वालिटी के कोयले के लिए हुए हैं। तो उस वक्त जुल्म ये हुआ कि हमने धड़ाधड़ ये पावर प्लांट लगाए। अब उन पावर प्लांट का किराया हम अदा करेंगे हर साल अरबों रुपया, बल्कि खरबों रुपया हो गया है, हम उनसे बिजली ले ना लें। तो यही चीजें हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जब भी रही, हमने डंग टपाओ पॉलिसी की है, क्योंकि पता नहीं था हुकूमत को कि कितने अरसा रहना है। उनकी ख्वाहिश होती थी कि फटाफट एक प्रोजेक्ट बना खड़ा करो और उसको चला दो, बाकी बाद में देखी जाएगी। अब वही प्रोजेक्ट्स पीडीएम हुकूमत के सर पड़ गए। हालात दुनिया के ऐसे क्रिएट हुए कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली, फ्यूल की प्राइसेस हाई थी, मुल्क में डॉलर नहीं था, तो बिजली की लोड शेडिंग हुई, यूनिट 80-80, 85-85 रुपए यूनिट तक लोगों ने, बेचारों ने बिल अदा किया, तो गालियां इनको पड़ी। तो जो गड्ढे इन्होंने खोदे हुए थे मजबूरी में या किसी लालच में, सही कह रहे हैं, उसी में गिर गए। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बिल्कुल आपने पॉलिटिक्स, हम वैसे कोशिश करते हैं अपने नूर टॉक्स के अंदर नूर की बातें करें। आपकी रिसर्च एनजीओज़ के साथ भी हुई होगी, कोई सीएसआर के साथ भी हुई होगी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एनजीओज़ काम कर रही हैं, कितने परसेंट आप समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कितने परसेंट वो काम ठीक नहीं कर रही हैं, या क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं? 2 किस्म के एनजीओज़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बेसिकली है। एक है जो दिखाती कम है और काम ज़्यादा करती, और दूसरी वो है जो सिर्फ दिखाती है और काम शाम कोई नहीं करती। बिल्कुल ठीक। चले, जो दूसरी साइड है उसको हम छोड़ देते हैं, जिनका मकसद सिर्फ दिहाड़ी लगाना है, बाहर से फंड इकट्ठे करना है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। जो एनजीओज़ काम कर रही हैं वो ऐसे शानदार काम कर रही हैं कि अकल वाकई दंग रह जाती है आपकी। मिसाल देता हूँ अखुवत फाउंडेशन की। क्या बात आप उनकी स्टोरी सुने तो आपको यकीन ही नहीं आता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा इनकलाब और खरबों रुपया देना, आसान कर्जों पर बिला सूद देना, क्या बात, और फिर वो बिला सूद लेना, उसके बाद बेतहाशा काम है। मैं भी कुछ दिन पहले एक वो ऑर्फन हाउस देख रहा था, शायद कोर्ट के नाम से, आज़ाद कश्मीर में। तो बड़ा वंडरफुल काम है। ऑर्फनेज बनाया उन्होंने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑर्फनेज है, और हर फैसिलिटी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। और वो बच्चे हैं जो कि 2005 के ज़लज़ले के अंदर बेचारे यतीम हुए थे, बच्चे, और उनको अभी लेटेस्ट यूएई से अवार्ड भी मिला है। उन बच्चों ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम किया, अपने उसी ऑर्फनेज के अंदर सब्जियां उगाई, किचन के पानी को इस्तेमाल करके सब्जियों में इस्तेमाल किया, और जो कचरा था उससे खाद बनाई, एक पूरा सिस्टम। और उनको यूएई के जो सदर हैं आपके शेख मोहम्मद, उन्होंने उनको इनाम भी दिया है, कोई $1 लाख आई थिंक। तो एनजीओज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ 2-3 चीजों की कमी है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि एनजीओज का आपस में कोलैबोरेशन हो, ताकि लेयर के ऊपर लेयर ना लगे। मतलब एक काम है, अगर रोटी मुफ्त है ना, तो हर एनजीओ रोटी मुफ्त देने लग पड़ी है। ऐसे ही है। मुझे लग रहा है कि उस मुफ्त रोटी की स्कीम में कई लोग हमारे अब हड्रामी पे भी आ गए हैं। मुश्किल है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है। ठीक है। अब उसका भी एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीबीज जो है ना हमारे मुल्क में, लोग इसको एक गलत एंगल में ले लेते हैं। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्निकल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग से चीज आगे जा चुकी है। अब अगर आपने बच्चों को अच्छा रोजगार देना है और आप चाहते हैं दुनिया में जाके खूब पैसा कमाएं, थोड़ा सा नहीं,
अच्छा खासा पैसा कमाएं, तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बच्चों को ट्रेन करना होगा। गुड आइडिया। अब मसलन आप बच्चों को मैकेनिक बना रहे हैं, तो आप बच्चों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैकेनिक बनाएं आप। वेरी गुड। अब ये जो गैसोलीन वाली हमारी पेट्रोल डीजल वाली ना, गाड़ी वो है, तो खत्म अगले हो रही 10-15 है। सालों में खत्म हो जाएंगी। जब तक उस बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, वो फील्ड से निकल चुका होगा। ऐसे ही है। तो आप आज उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करेंगे, हम्म, तो अगले 10-15 सालों बाद आप दुनिया के अंदर हर अच्छा इलेक्ट्रिक का मैकेनिक पाकिस्तानी देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। टेक्नीशियन पाकिस्तानी देखेंगे, प्लम्बर, इस तरह हमारी जो प्लम्बिंग की फील्ड है, हमारी आम घरों के अंदर इलेक्ट्रिशियन है, हमारे मेसन्स हैं, यू नेम इट। तो अब 3D प्रिंटिंग हाउसेज में जा रहे हैं लोग। अब 3D प्रिंटेड हाउसेज एक रियलिटी बन गए हैं। तो बिल्कुल अब ठीक है। आपने उनको आप अभी ऑफ द कैमरा मुझे ये भी बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने कुछ शुरू किया है प्रोग्राम, वो असेस करते हैं और बिल्कुल। वो क्या है वो बताएं। पहले ये होता था कि पाकिस्तान में लोगों के पास उस्तादी शागिर्दी के तहत एक्सपीरियंस आ जाता था, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था। एक बंदा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। बिल्कुल ठीक है। उस बेचारे को पैसे भी कम मिलते थे, कोई रखते भी हिचकिचाता था। तो अब सऊदी अरेबिया ने ये किया है कि पाकिस्तान में उन्होंने एक कंपनी को ठेका दिया। वो कंपनी, आप उस कंपनी के पास जाते हैं जी कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, व्हाट्सोएवर हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो आपको एक डेट दे देते हैं, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की। आप उस डेट पे जाते हैं, अपना जो जॉब आपको आता है वो वहां पर उनकी लैब में करके दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके साथी, उनके टेक्नीशियंस आपको असेस करते हैं। अगर आपको वाकई काम आता है तो आपको सर्टिफाई कर देते हैं। आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट एक्सीलेंट आ जाता आइडिया। है जो अगले 4-5 साल के लिए वैलिड होता है। एक्सीलेंट। तो आप उसके जरिए सऊदी अरब जाकर जॉब करें। फ्यूचर में भी आप कहीं जाएं तो आप बताने वाले बनेंगे जनाब कि मैं सर्टिफाइड प्लम्बर हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन एक्सीलेंट। हूं, मैं फला फला हूं। तो मैं समझता हूं कि हमारे नेशनल लेवल पे ड्राइव होनी चाहिए और लोगों को कंपेल किया जाना चाहिए कि अगर आपने इवन अपनी वर्कशॉप खोली है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट हो। क्यों? क्या पता कल को आप दुबई जाएं तो आपको सर्टिफिकेट होगा, तो बजाय बिल्कुल आपको ठीक कल है। को ब्लैकमेल करे, आपको कम पैसे दे, इसी सर्टिफिकेट के बेस पे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो ऐसे वेरी गुड। छोटी छोटी पॉलिसी इंटरवेंशंस ऐसी की जा सकती हैं जो कि बहुत बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। एक्सीलेंट। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है कि आज इस ऑफिस के अंदर आप हैं मेरे थैंक यू। साथ, इसलिए भी कि मुझे पता था कि आप ना सिर्फ पॉलिटिकली रिसर्च करते हैं, आप पाकिस्तान की रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च करते हैं, आपने सीएसआर के ऊपर भी बहुत रिसर्च की हुई है। और मैं इसलिए आपको आज इनवाइट करने जा रहा हूँ नूर प्रोजेक्ट के लिए। श्योर आप आएँ, हम सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि अब मुझे ये पता चला मेरे बिल्कुल करीब रहते हैं, तो ये और भी आसान हो जाएगा कि आप गाहे आप वहाँ पे आएंगे, हमें देखेंगे और गाइडलाइन देंगे। क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो किसी ना किसी तरह इस हवाले से पाकिस्तान की खिदमत के लिए लेस प्रिविलेज और जो जो अफोर्ड नहीं करते हैं उन लोगों के लिए हम कर तो रहे हैं। और आपने अभी मुझे एक तरफ और इशारा करवाया था वो नीचे बैठे हुए कि जी लेस प्रिविलेज के लिए तो सब लोग कर रहे हैं, ये जो सफ़ेदपोश है, ये जो मिडल क्लास है, इसका कौन देखेगा? तो इसके बारे में मुझे बताएँ, मैं चाहता हूँ ऑडियंस सुने और हम हमारे साथ शामिल हों नाज़रीन, ताकि हम ना सिर्फ़ ये जो गरीब आदमी है, जो लेस प्रिविलेज, वो तो किसी न किसी तरह उसको फ़ीस मिल जाती है, किसी न किसी खाना मिल जाता है या उसका बच्चा फ्री दाखिल हो जाता है। लेकिन जो सफ़ेदपोश हाथ नहीं फैला सकता है, उस तक कैसे पहुँचा जाए? तो मैं ऑडियंस के लिए पहले एक हाँ, छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा। बिल्कुल बताएँ। पाकिस्तान के अंदर गरीब बहुत हैं, हमें उनसे हमदर्दी है, लेकिन हमारा एक मसला ये है कि हम हर फ्री चीज़ सिर्फ बहुत गरीब के लिए रखते हैं। मिसाल क्या है कि 100 यूनिट से कम वाले के लिए बिजली का बिल आधे से भी कम है, 200 यूनिट से कम वाले के लिए, इसी तरह गैस कम यूज़ करने वालों के लिए कम है, सरकारी अस्पताल वहाँ पर तकरीबन मुफ्त है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, इस तरह नाम लगा लें। अब जो बंदा सफ़ेदपोश है या मिडिल क्लास का है, अब वो ना तो उस कैटेगरी में आता है जो बंदा 350 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, ना ऐसे वो ही। अमीर है, ना वो बहुत गरीब है, वो कहाँ जाएगा? उसको रेट आपने टका के लगाया हुआ है, टैक्सेस भी आपने उस पे टका के रखे हुए हैं, ऐसे ही है। उसका नाम कहीं है ही नहीं। इसी तरह वो थोड़ी बहुत टैक्सेस की मद में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। किसी की अगर 50-60 हज़ार तनख्वाह है, मिडिल क्लास है, उससे टैक्स हुकूमत पहले काटती है, फिर उसको तनख्वाह देती है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसको देती क्या है? बच्चा उसका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इलाज उस बेचारे ने प्राइवेट अस्पताल में और कराना है। कितनी क्यों? फीस होती है प्राइवेट स्कूल में? आप पहले आप सोच आप तो उसको सोच के हैरान हो जाते हैं कि आपने शुरू कहाँ से होना है। इमेजिन। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त ये आ गया है कि हम अपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोचें, सोचें, बिल्कुल ऐसी ठीक है। पॉलिसीज बनाएं कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। ये नहीं हम कह रहे कि मुफ्त दें, उनके बच्चों को गाइडलाइन अच्छी दें। अब इशू क्या है, अलमिया क्या है
कि बच्चा मैट्रिक कर लेता है और उसको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। फिर वो किसी से सुना कि सीए में बहुत स्कोप है, वो सीए में घुस गया। अब पता लगा 2-3 साल बाद जब सीए में उसने माँ बाप के पैसे ज़ाया कर दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सका, आखिरी मॉड्यूल में बार-बार फेल हुआ, फिर सोचता है मैं क्या करूँ? किसी ने कहा जी बीसीएस कर लो, उधर घुस गया, किसी ने कहा जी बायोटेक्नोलॉजी कर लो। तो हमारे यहाँ गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन माँ बाप चूंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बेचारे एक बड़ी एफर्ट से पढ़ाते तो हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे को बताना कि बेटा आप मैथ में अच्छे हो, आपने बायो में नहीं जाना, जो कि टीचर का काम जो है, टीचर का काम है। बिल्कुल ऐसे या ही कोई ऐसे इदारे हों जहाँ पर काउंसलिंग होती हो, काउंसलिंग, जहाँ यस। बच्चा वहां पर जाके कह सके नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे बाहर मुल्कों में है, काउंसलर्स होते हैं, वो बिल्कुल। बच्चों जाते हैं कि अगर वो मैथ्स में अच्छा है, वो बताती हैं आपकी मैथ्स की कौन सी लाइंस हैं, बिल्कुल। बायो में अच्छा है तो बताते हैं कि बायोलॉजी में आप अब देखिए जी, ये पाकिस्तान में आपने करी मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, ऐसे ही है। ठीक है जी सर, उसके बाद 1500 फील्ड है, एमआरआई के टेक्नीशियंस दुनिया में शॉर्ट हैं, सीटी स्कैन के नर्सेस टेक्नीशियंस नर्सिस शॉर्ट हैं। तो आपने बच्चों को सिर्फ लगाया ही नहीं कि जनाब अगर आपका एमबीबीएस में नहीं आया, लेट्स सपोज मेरिट नहीं आया, ओके, इन फील्ड्स में जाइए, ये भी मेडिकल के फील्ड्स हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, साफ सुथरी इनकी जॉब्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो में डिजाइन करना पड़ेगा, कोई ऐसा पोर्टल हमें बनाना पड़ेगा कि एनजीओस उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों ताकि एक ही फील्ड में सारी ना घुसें। बिल्कुल ठीक फिर है। एक एनजीओ की गलती बाकी एनजीओ सीख लें, बिल्कुल ठीक है, तो वो ये ना ना हो कि करें। हर एनजीओ अपनी गलती करके और फिर सीख के और पैसे जाया करके आगे चले। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर रियासत पाकिस्तान को भी इस मुतालिक आना चाहिए कि उसने सारा पाकिस्तान ही एनजीओ के लिए छोड़ा हुआ है और अपने धंधे उसके दीगर बहुत सारे हैं। वो फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। देखिए मुल्क मुझे पता पॉलिटिक्स है के बगैर चल नहीं चल ना। सकता, इसमें कोई शक नहीं आमिर है। साहब, आप कौन नहीं सा नहीं काम ऐसा है जो पॉलिटिक्स के बगैर हो सकता है? 200% आप आप यहाँ ठीक पर है। मस्जिद पॉलिटिक्स के बगैर नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो पॉलिटिक्स भी मस्जिद में हुआ करती थी। बिल्कुल। क्योंकि आप वहीं बैठते थे ना, जुम्मे को इकट्ठा होने का या बाद जमात नमाज पढ़ने का अल्लाह ने अपने लिए नहीं किया कि आपके लिए किया कि एक दूसरे को जाने, अगर कोई मुश्किल हालात में है उसका मसला हल करें। किसी की बेटी की शादी है, सबको पता हो कि ये मजबूर है तो उसको हमने किस तरह से हेल्प करना है। नहीं, आपका ये पॉइंट तो मैं इंशाल्लाह ताला फ़ौरन इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो सफ़ेदपोश अपने इर्द-गिर्द देखें, खाना अपना पेट भर के सो जाना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो आपके हमसाये में कोई भूखा मर जाए या आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए आप पे करके बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन साथ वाला सफ़ेदपोश 50,000 बिजली का बिल नहीं पे कर सका। मुझे अब्दुर्रहमान याद है, आपके बैरिया टाउन में अभी सिर्फ 6 महीने पहले एक बंदे का 50,000 रुपया बिजली का बिल आया। वो सफ़ेदपोश था, वो किसी से माँग नहीं सका, तो उसने स्ट्रैंगल कर लिया अपने आप को, खुदकुशी कर ली उसने। तो मैंने इस सिलसिले में अपने नूर प्रोजेक्ट पे ये रखा है कि कोई भी बंदा, खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले नूर प्रोजेक्ट आए। हम बेटियों की शादियां भी करवा रहे हैं, माशाल्लाह। हम माइक्रो फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, हम जस साकिब साहब को देखने के बाद, और 200% रिटर्न हमारा भी ऐसे ही है। मैंने जिसको भी पैसे दिए हैं, उन्होंने, गरीब आदमी ज़्यादा इज्जतदार है। आप यकीन करें कि वो अगर मुझसे कोई लाख रुपए लेके गया है, तो उसने अगर छाबड़ी लगाई है, तो वो 100 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए रोज़ाना वापस करने आता है। तो हमने उसे बिल्कुल आसान कर दिया हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अमजद साकिब हैं, और इस फार्मूले पे तमाम लोग चल सकते हैं। मैं आपको अमजद साकिब साहब की बात बताता हूँ। मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अमजद साहब आप लोगों ने ना कुछ लोन्स रखे हैं कारोबार के लिए, लेकिन वो लोन्स लोग कारोबार के लिए लेते नहीं हैं। मसलन आपने कहा जी कि एक खातून आई, उसने कहा मैंने घर में कपड़े का कारोबार करना है, मैं शालमी से या कहीं से कपड़े ले आया करूंगी, आजम क्लॉथ मार्केट से, और मैं घर में मोहल्ले में लोगों को सेल कर दिया करूंगी। आपने उसको 25,000 रुपये दे दिया। अब वो औरत ने ना कपड़े का कारोबार किया, ना उसने कोई वैल्यू ऐड किया, और आपके पैसे लुटा दिए। उसके बाद उसने अपने किसी बच्ची की मंगनी कर दी, कोई घर में कमरा खराब था वो सही कर लिया। फिर कहते हैं अब्दुर्रहमान साहब, अगर उसने ये पैसे इधर भी लगा दिए तो वो कहाँ जाती? वाह। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। कहते हैं अलमिया यही है कि हमारे पास इन कामों के लिए कहीं से बजट है नहीं, ना रियासत के पास है ना आपके पास। ये गरीब आदमी है, बिल्कुल उसकी ठीक कह छत रहे से हैं। पानी टपक रहा है। अब हम उसे लोन तो देंगे कारोबार के लिए, अब वो कारोबार खाक करेगा कि उसकी छत से पानी टपक रहा है। अगर उसने मुझसे पैसे लेकर अपनी छत रिपेयर करवा लिए, तो मैं समझता हूँ मेरे पैसे सही जगह इस्तेमाल हुए। वो पैसे उसने मुझे लौटा दिए जो मेरे साथ वादा किया था, मेरे पैसे जाया नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा जी आपका एंगल मुझे अच्छा लगा है। हालांकि मुझे इससे पहले इख्तिलाफ होता था कि कारोबार वाले पैसे किसी और बात में इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं। कहते उसने पैसे लिए, इलाज करवा लिया अपना, अपनी बच्ची का या बीवी का, तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, कहते जाया नहीं होने चाहिए, कोई नशे में ना उड़ा दे, कोई जुए में ना उड़ा दे। बिल्कुल सही है। आपकी आवाज़ अब्दुर्रहमान बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है।
आप रिसोर्सेज को डिजिटली, आप पॉलिटिक्स को, सबको डिस्कस करते हैं। आपने कभी इससे पहले, इस प्रोग्राम से पहले कभी खुद से इनिशिएटिव लिया कि आपको इन चीज़ों के बारे में लोगों तक ये वाला पैगाम पहुंचाना है कि किस तरह से एनजीओज को काम करना चाहिए, या क्या बेहतर तरीका है लोगों तक पहुंचने का? ये इस किस्म की कोई चीज़ की पहले आपने? मैं जिन एनजीओज वालों से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें कुछ वैल्यू ऐड करके उनको दूँ। अम, किसी से भी मिलूँ तो मैं कहता हूँ जी आपका ये सारे काम अच्छे हैं जो आपके सामने हैं। ये 2-3 फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर आप कमज़ोर हैं। जैसे मैंने आपको निशानदेही बिल्कुल की ऑफ द सही रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। ये वो इसलिए कि वो तनकीद पे तनकीद नहीं है। मैं नहीं, आपको नहीं, साथ नहीं, नहीं, सॉल्यूशन भी देता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक है। इस जगह कमज़ोर हैं, इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं एज़ सच तो मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट वैसे नहीं हूँ। हुँ, हाँ, मैं एक तनकीदी नज़र रखता हूँ चीज़ों को हुँ, देखने के बाद कि यार ये सिस्टम अच्छा चल रहा है। इस मशीन में ये वाला जो पुर्ज़ा है, ये गरारी जो है ना फिट नहीं हुँ। आ रही और इस गरारी के फिट ना होने की वज़ह से इसका आरपीएम कम हो गया है। बिल्कुल ठीक है। आपकी रिसर्च का बहुत अच्छा पहलू ये है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आज कि आप क्योंकि मेरे बहुत करीब हैं। वैसे भी मैं आपको मुझे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी लगती थैंक यू जी। थी। आप पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, आप सोचते हैं कैसे पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। यही आइडिया लेके मैं लंदन से वापस आया हूँ, और मेरे जो फाउंडर हैं खालिद शेख, वो अमेरिका में हैं। वो भी यहाँ पे आते हैं इसी दिल के साथ कि हम मिलके किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क डाल सकें। तो आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप नूर प्रोजेक्ट के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। इंशाल्लाह, आप आएँ, इंशाल्लाह। पहले देखें आप। मैं चाहता हूँ कि आपके आइडियाज़ के ऊपर काम करें हम, क्योंकि आप बहुत कम लोग हैं जो रिसर्चर हैं। आप सतही तौर पे लोग बोलते हैं, सतही तौर पे लोग काम करते हैं, और एक काम करने के बाद या कहने के बाद लोग बंद कर। मेरा सिस्टम और है। मुझे अल्लाह ने ये सिस्टम दिया, जो मैं कहता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करूँ अपने घर पे, फिर बाहर। तो मैंने जो ये जो 10 प्रोजेक्ट जो इस वक्त ऑर्फन होम हमारे पास है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन माशाल्लाह। पाकिस्तान। हमारी बच्चियां हॉकी खेल रही हैं, हमारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो ना सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ना सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं पंजाब माशाल्लाह, का। वो माशाल्लाह। बच्चे पीसीबी के साथ खेल रहे हैं, फीफा के साथ जाके, हमारी पीपीजी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, फीफा के साथ अटैच कर दिया हमें। हुँ, तो हुँ। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा ना। तो मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ना एक देखने के बाद कोशिश कीजिएगा, कोई टाइम आपके पास निकले तो आप ज़रूर टाइम दें, क्योंकि इंशाल्लाह। आपकी जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है ना, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं जिसको अता करता हूँ, उससे तवक्को रखता हूँ कि वो उसको आगे बाँटे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा। हुँ, हुँ। एंड में मैं अब ये क्योंकि आज मेरे लिए कोई खुशी का मकाम है कि आप मेरे साथ हैं। आप ये बताएँ कि हम मिलके, मतलब पाकिस्तान के लिए लोग क्या-क्या बेहतरी ला लेके आ सकते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ है आपकी रिसर्च के मुताबिक कि अगर सारे पाकिस्तानी इकट्ठे सोचें, और इस पाकिस्तान को जो गिरावट है इसकी इकॉनमी की, पॉलिटिकली, कैसे बेहतर किया जा सकता है इसको? मैं तो कहता हूँ जो आप जैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, नेक नीति से, अपनी जेब से पैसा लगाकर और उनका मतमा नज़र अपनी दिहाड़ी लगाना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों को चाहिए कि अब वो पाकिस्तान के अंदर तालिब-इल्मों को, यंगस्टर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तालीम दें। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। अगर पाकिस्तान ने आगे निकलना है तो ना टेक्सटाइल बेच के निकल सकता है, ना चावल बेच के निकल सकता है, ना कोई और चीज़ बेच के। ये बेच के हम गुज़ारा तो कर सकते हैं अपना, बिल्कुल ठीक। हम आगे नहीं निकल सकते। आगे निकलने का एक ही रास्ता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। बिल्कुल आप ठीक। रोबोटिक्स में जाएँ, आप 3D प्रिंटिंग वाह! में जाएँ, आप ऑगमेंटेड रियलिटी में जाएँ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएँ। आप जो नई फ़ील्ड्स आ रही हैं, उसके अंदर बच्चों को अभी से ट्रेन करें। बिल्कुल ठीक है। वो बच्चे आज ट्रेन होंगे, तो 3-4 साल बाद जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का रेवोल्यूशन आएगा, बिल्कुल तो आप ठीक। यकीन कीजिए आप हम लोग फुली इक्विप होंगे और हमने जो मुल्क 30 साल लगा के बेहतर करना है ना, वो हम 10 सालों में बेहतर कर लेंगे। एक्सीलेंट। हमारा बच्चा थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में आएँगे तो पाकिस्तान की तरक्की कई गुना तेज़ होगी। एक्सीलेंट। तो मेरा सब लोगों से, ख़्वाह वो एनजीओज़ वाले हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ऐसे लोग जो दर्द दिल रखते हैं, या ऐसे माँ-बाप जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कोई मैट्रिक में है, कोई एफए में है, तो इन बच्चों को आपने मॉडर्न फ़ील्ड्स के अंदर भेजना है। वेरी गुड। पुरानी फ़ील्ड्स मतरूक होती जा रही हैं, उनमें वेरी मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है और नेशनल लेवल पे हमें ये पॉलिसी बनानी होगी कि इमर्जिंग फ़ील्ड्स के तालिब-इल्मों को हमें प्रमोट करना होगा। बच्चों को ज़बरदस्ती भी लगाना पड़े तो हमें लगाना होगा, वेरी गुड, गुड ताकि आइडिया। ये मुल्क अगले चंद बिल्कुल। सालों में रेवोल्यूशनाइज़ हो जाए और हम इंशाल्लाह। भी कुछ अच्छे दिन देख सकें। इंशाल्लाह। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने नूर प्रोजेक्ट में आपके नाम से
ये होगा अब्दुल रहमान रिसर्च सेंटर, और ये 5 कोर्स इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अल्लाह खैर और करे आप बच्चे। वहाँ पे आएंगे। और ये मैं सिर्फ आपके फेस पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स न्यू आइडिया। और आप नाजरीन जो आप सुन रहे हैं, प्लीज़ आएँ पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। हमारा ये फ़ायदा है, जैसे अब्दुल रहमान ने कहा है, कि हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं और सही जगह पे ला के लगा रहे हैं। इन अवाम, इन बच्चों के ऊपर, इन कितने परसेंट है नौजवान हमारे, 65%? 65% 65% नौजवानों के ऊपर अगर ये सरमाया लगाया जाए, तो आप यकीन करें विद इन नो ईयर्स हमें कोई गवर्नमेंट इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही बच्चे नौजवान हमारे जाके इकॉनमी को भी संभालेंगे, पॉलिटिक्स को भी संभालेंगे, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपसे इजाज़त। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपके आने का अब्दुल रहमान, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।